हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम। दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को हम मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद में हम फर्स्ट ईयर वालों को देंगे, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर वालों के पेपर थोड़ा सा लेट में है, इसलिए उनके पास टाइम है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आज आपके पहले मॉडल पेपर के बारे में, जो कि सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। दोस्तों जितने क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको करवाएंगे, ठीक है, उनके अगर एक्सप्लेनेशन आप सुन लें तो आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितना क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आपके लिए डिजाइन किए हैं, उनके हर एक ऑप्शन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपको ज्यादा बाहर से कुछ ना पढ़ना पड़े, सब कुछ यहाँ पर आपके कवर हो जाए। ठीक है, तो पहला मॉडल पेपर है, 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये 20 क्वेश्चन आपके ये मान के चलिए 100 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, तो आपको एक नोट्स लेके बैठना है और साथ ही साथ जो हम बताते जा रहे हैं वो आपको राइट डाउन करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जो पहला एडिशन था फार्माकोपिया का, इंडियन फार्माकोपिया का, वो कब पब्लिश किया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका 1955, दूसरा ऑप्शन है 1966, तीसरा ऑप्शन है 1985 और चौथा ऑप्शन है 1996। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1955। तो ये तो बात हो गई कि पहला एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश किया गया था, 1955 में। लेकिन अगर आपसे दूसरा पूछ लिया जाता है, तीसरा पूछ लिया जाता है या चौथा एडिशन पूछ लिया जाता है, तो देखिए उसके लिए एक सिंपल सा यहाँ पर देखिए 1966 में दूसरा एडिशन आया, 1985 में तीसरा एडिशन आया, 1996 में चौथा एडिशन आया, पांचवा एडिशन 2007 में, छठा एडिशन 2010 में और सातवां एडिशन 2014 में। ठीक है, तो ये 7 एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिशिंग डेट हमने आपको बता दी। जैसे बताया है वैसे ही आपको लिख लेना। स्क्रीन पे आपके दिया गया है, सारे ऐसे ही एज सच आपको लिख लेना है। तो एक एडिशन से लेके 7th एडिशन तक आपके सारे कंप्लीट हो गए। तो एक सिंगल क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन, 7 आंसर्स आपके कंफर्म है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको, कोई भी पॉइंट कहीं पर से भी आ सकता है आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन केवल 40 ही प्रोवाइड करूंगा इस मॉडल पेपर में, आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस। अगला मॉडल पेपर जो प्रोवाइड करेंगे उसमें भी 20 क्वेश्चंस, जो इससे रह गए हैं टॉपिक उनको हम उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन। सीधा सा क्वेश्चन है 1948। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। 1948 में फार्मेसी एक्ट पास हुआ था। ठीक है, और पहली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, 1949 में। ठीक है, हालांकि इसमें कोई 1949 का ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या पीसीआई का गठन कब हुआ था, तो 1949 में अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, पहला। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन वाले इसी ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है आपका 1878। तो देखिए जब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं बनी थी, फार्मेसी एक्ट नहीं आया हुआ था, तब सबसे पहला एक्ट जो था हमारा 1878 में ओपीएम एक्ट, जो ओपीएम की खेती वगैरह होती थी उसको रेगुलेट, कंट्रोल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए सारे प्रोविजन थे। तो 1878 में आपका एक्ट आया था जिसको हमने नाम दिया ओपीएम एक्ट। ठीक है, तो ओपीएम की खेती कैसे करना है, किसको इंपोर्ट करना है, कितनी एक्साइज ड्यूटी लगेगी, ये सारा प्रोविजन था इसमें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका 1919। तो देखिए 1878 में ओपीएम एक्ट आया, इसके बाद में 1919 में आपका एक पॉइजन एक्ट आया था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 1930। तो 1930 में डेंजरस ड्रग एक्ट आया था। सारे के सारे लिखते चले जाइए। ठीक है, यही क्वेश्चंस हैं आपके डायरेक्ट। और चौथा ऑप्शन है 1940, दैट मींस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका आया था 1940। ठीक है, आप लोग बोलते हैं ना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, एंड रूल्स उसके कब आए थे, 1945। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था, तो ये 1940 में आया था और इसके रूल्स कब आए, 1945 में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपके हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी। तो देख लीजिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हर 5 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, उसका गठन किया जाता है। कोई राज्यसभा तो है नहीं कि राज्यसभा का चुनाव है तो 6 साल के बाद होगा। ठीक है, उसी का केवल चुनाव 6 साल के बाद होता है, बाकी सबका 5 साल। तो चाहे स्टेट फार्मेसी काउंसिल पूछा जाए या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पूछा जाए, तो आपका आंसर होगा 5 साल। ठीक है, चाहे ज्वाइंट फार्मेसी काउंसिल पूछा जाए, 5 साल में सभी का गठन होता है। ओके, तो आपका चौथा क्वेश्चन है, द एजुकेशन रेगुलेशन इज लेड डाउन बाय। आपको बताना है कि जो एजुकेशन रेगुलेशन होता है वो किसके द्वारा ले डाउन किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, तीसरा ऑप्शन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो देखिए बहुत सारे महानुभाव होंगे जो यहाँ पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को टिक कर देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ही दूसरा नाम सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल है।
ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज, तो आपका सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कहें या सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल कहें, बात दोनों एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? बोथ बी एंड सी। एजुकेशन रेगुलेशन जो होता है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि जो एजुकेशन रेगुलेशन के साथ साथ जो आपका सिलेबस होता है वो किसके द्वारा अप्रूव होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या पीसीआई अप्रूव सिलेबस ही यहाँ पर चलते हैं, जितने भी पीसीआई अप्रूव कॉलेज होते हैं, ठीक है। तो अगर पीसीआई की आपको अप्रूवल चाहिए कॉलेज के लिए, तब भी सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल या पीसीआई ही प्रोवाइड करती है। अगर एजुकेशन रेगुलेशन से रिलेटेड है तब भी सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल करेगी, दैट मींस पीसीआई करेगी। और अगर आपके सिलेबस के अप्रूवल के लिए संबंध में कोई भी कुछ भी है, ठीक है, तब भी वहां पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही होगा, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर कर लिया आपके। पहला क्वेश्चन हमने कवर किया कि पीसीआई का दूसरा नाम क्या है, तो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल। यहाँ पर एजुकेशन रेगुलेशन हो या सिलेबस हो या किसी इंस्टीट्यूट को अप्रूवल देना हो, ये सारे कौन काम करेगा, तो ये सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल। अच्छा, एक काम यहाँ पर और छूट गया, जो सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो वो भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, मेंटेन किया जाता है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आवर्स फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉट लेस देन। आपको यहाँ पर बताना है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, फर्स्ट ईयर में कोई होगा, कोई सेकंड ईयर में होगा, ठीक है। तो आप सेकंड ईयर में हैं तो आपका पहला साल तो कंप्लीट होना चाहिए, दूसरे साल में भी आपको पास होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर भी कंप्लीट करना चाहिए। और तीसरी फेज आपकी आती है 500 आवर्स ट्रेनिंग या 3 महीने की ट्रेनिंग, ठीक है, जो कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 500 घंटे के लिए वहां पर आपको ट्रेनिंग लेनी होती है। ये 3 रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। एक चौथी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके एज जो होनी चाहिए 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको कि आपको फुलफिल करना होता है फॉर योर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अगला क्वेश्चन है आपका एग्जांपल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग इज। आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा एग्जांपल शेड्यूल एक्स ड्रग का है। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि आखिर शेड्यूल एक्स में होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, जितने भी नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं ये सारे के सारे इंलिस्ट किए जाते हैं इन द शेड्यूल एक्स। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो साइकोसिस कॉज करें, जो नार्कोसिस कॉज करें, ठीक है, ये सारे कहाँ होंगे, ये सभी शेड्यूल एक्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका डायज़ेपाम, दूसरा ऑप्शन है मॉर्फिन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजेपाम और चौथा ऑप्शन है ऑल। तो आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे आपके हिप्नोटिक एंड सेडेटिव क्लास की ड्रग हैं, ठीक है। देखिए, चाहे आपसे डायज़ेपाम कहा जाए, मॉर्फिन कहा जाए, डाइएसिटाइल मॉर्फिन कहा जाए, हीरोइन कहा जाए, ओपियम कहा जाए, ये सारे के सारे शेड्यूल एक्स की ड्रग्स हैं, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी क्या करती हैं, साइकोसिस कॉज करती हैं, नार्कोसिस कॉज करती हैं, ओके। तो अगला क्वेश्चन है आपका आइबुप्रोफेन बिलोंग्स टू व्हिच शेड्यूल। आपको बताना है कि जो आइबुप्रोफेन ड्रग्स है, एनएसएड्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है। फार्माकोलॉजी में आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। तो आइबुप्रोफेन जो है वो किस शेड्यूल से बिलोंग करती है। पहला ऑप्शन है आपका शेड्यूल ए, दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल जी, तीसरा ऑप्शन है शेड्यूल एम और चौथा ऑप्शन है शेड्यूल एच। तो देखिए, आइबुप्रोफेन है या बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ही प्रिस्क्रिप्शन पर आपको अवेलेबल होती हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे ही लेने जाते हैं आइबुप्रोफेन को तो वो ड्रग आपको कोई भी मेडिकल वाला नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हैं, मतलब शेड्यूल एच के अंतर्गत आने वाली ड्रग्स हैं। इनको कोई भी मेडिकल स्टोर वाला या रिटेलर आपको बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं देगा, ठीक है। तो शेड्यूल एच में कौन सी ड्रग आती हैं, शेड्यूल एच में ऐसी ड्रग्स आती हैं जो कि केवल प्रिस्क्रिप्शन पर ही अवेलेबल होती हैं, ठीक है। देखिए, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन है आपका ए में क्या है, प्रोफार्मा फॉर वेरियस एप्लीकेशंस लाइसेंसेस। मतलब बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं कि अगर हमें यहाँ पर काम करना है तो कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर हमें अप्रूवल लेना है तो कौन सा एप्लीकेशन नंबर फॉर्म लगेगा। ये सारे प्रोफार्मा दिए गए हैं शेड्यूल ए में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका शेड्यूल जी। तो शेड्यूल जी में ऐसी ड्रग्स को इनलिस्ट किया गया है जिनका की यूज हमें केवल और केवल मेडिकल सुपरविजन में ही करना चाहिए, अदरवाइज वो हमारे लिए डेंजरस हो सकती हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ऐसी ड्रग्स जिनको कि हमें केवल मेडिकल सुपरविजन में ही यूज करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल्स अगर बात करें तो यहाँ पर आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे मेटफॉर्मिन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर मेटफॉर्मिन है, एंटीहिस्टामिन्स है, इन सभी को हम यूज करेंगे इन द ओनली मेडिकल सुपरविजन, ठीक है। और ये जितनी भी ड्रग्स होती है ना, इनके ऊपर लिखा होता है वार्निंग शेड्यूल जी ड्रग, और नीचे लिखा होता है ड्रग शुड बी टेकन अंडर द मेडिकल सुपरविजन अदरवाइज मे बी डेंजरस,
ठीक है। तो ये वार्निंग भी आ सकती है कि शेड्यूल जी की अगर पैकिंग हम कर रहे हैं या लेबलिंग कर रहे हैं तो वहां पर कौन सी वार्निंग एसेंशियल होती है, नेसेसरी होती है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला ऑप्शन है आपका शेड्यूल एम। तो शेड्यूल एम में सीधे याद रखिए, एम मतलब GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत सारे स्टैंडर्ड, बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एक शेड्यूल आता है शेड्यूल एल, तो वहां पर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। दोनों को याद रखना है, एम का मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, एल का मतलब गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दोनों को याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी। तो क्वेश्चन सीधा सा आपसे ये कह रहा है कि आपको वो शेड्यूल बताना है जिसके अंतर्गत बहुत सारे स्टैंडर्ड, बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए टू रन अ फार्मेसी, ठीक है। अगर आपको कोई फार्मेसी रन करना है तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट वगैरह क्या है, ये आपको शेड्यूल एन में दिए गए हैं, ठीक है। शेड्यूल एन, तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला ऑप्शन है आपका शेड्यूल एम, पहले बात कर चुके हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तीसरा ऑप्शन है शेड्यूल ए, तो शेड्यूल ए में हमने बताया कि वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं। तीसरा ऑप्शन है शेड्यूल सी, तो शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक सी होता है, एक C1 होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जान लीजिए केवल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। नवा क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 शेड्यूल फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। यहाँ पर आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है, इसके अंतर्गत जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के स्टैंडर्ड्स हैं वो किस शेड्यूल में दिए गए हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे। पहला ऑप्शन है आपका शेड्यूल FF, दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल C1, तीसरा ऑप्शन है शेड्यूल K और चौथा ऑप्शन है शेड्यूल B। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। FF जो है वो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे प्रोविजंस रखता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक, ठीक है। जो आंख में यूज की जाती हैं दवाएं, उन दवाओं के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, इन सभी को इंलिस्ट किया गया है किसमें, शेड्यूल FF में। दूसरा ऑप्शन है आपका शेड्यूल C1, तो देखिए शेड्यूल C और C1 दोनों में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन C में इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, बाय मींस ऑफ इंजेक्शन यूज करते हैं। और C1 में वो सारी चीजें आती हैं, वो सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको हम इंजेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। वो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनको हम यूज कैसे करेंगे, ओरल कर लेंगे या किसी अदर रूट से कर लेंगे, लेकिन इंजेक्शन के मदद से नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो वो C1 में आते हैं। देखिए शेड्यूल K है आपका, तो शेड्यूल K और शेड्यूल B इनको भी हम नीचे डिस्कस कर लेंगे। चलिए शेड्यूल B के बारे में बता दे रहे हैं आपको। शेड्यूल B के अंतर्गत जो बहुत सारी गवर्नमेंट लैब्स हैं, ठीक है, या अगर सैंपलिंग कराना है, आपको कोई टेस्टिंग कराना है, तो उसके लिए फीस क्या होगी, ठीक है। तो लेबोरेटरी में अगर आपको टेस्ट करवाना है तो उसके लिए फीस के लिए प्रोफार्मा की कौन सी टेस्ट के लिए कितनी फीस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, वैक्सीन, सीरा, इंसुलिन इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल। आपको बताना है कि जो वैक्सीन है, सीरा है, इंसुलिन इंजेक्शन है, ये सब किस शेड्यूल में दिए गए हैं, किस शेड्यूल में लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका शेड्यूल C, दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल D, तीसरा ऑप्शन है शेड्यूल E और चौथा ऑप्शन है शेड्यूल F। तो देखिए ध्यान से समझिए, शेड्यूल C में हमने आपको बताया दो पार्ट C एंड C1, एक में इंजेक्टेबल्स, दूसरे में नॉन इंजेक्टेबल्स। तो अब यहाँ पर अगर केवल वैक्सीन और सीरा होता तब तो भाई हो सकता था कि शेड्यूल C या C1 हो सकता है, हालांकि यहाँ पर तो केवल एक ही ऑप्शन दिया है शेड्यूल C, तो कुछ सोचना ही नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। लेकिन बात करें अगर शेड्यूल C1 भी होता यहाँ पर, तो आपका कौन सा ऑप्शन होता, तब शेड्यूल C ही होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंसुलिन दिया गया है और हमको सबको पता है कि इंसुलिन को हम बाय मींस ऑफ ओरल रूट नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि वहां पर क्या होता है, गैस्ट्रिक डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इंसुलिन को केवल हम इंजेक्शन के द्वारा ही लेते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इंजेक्टेबल्स। तो हमने बताया कि शेड्यूल C में इंजेक्टेबल्स आते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और शेड्यूल C1 में नॉन इंजेक्टेबल्स आते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन क्लियर है आपका। तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर शेड्यूल D। तो शेड्यूल D के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टेड है, मतलब उनके ऊपर कोई भी किसी तरह का टैक्स नहीं लेना है, ठीक है। अगला है आपका शेड्यूल E। तो शेड्यूल E के अंतर्गत आपके बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, उनको इनलिस्ट किया गया है इसमें, ठीक है। अगला है शेड्यूल F। तो शेड्यूल F में ब्लड बैंक रन करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स क्या है, प्रोविजंस क्या है, इनको हम डिस्कस करते हैं किसमें, शेड्यूल F में, ठीक है। इसके 3 पार्ट हैं, F1, F2, F3, इनको हम अभी डिस्कस करेंगे, नीचे भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, डेंजरस ड्रग एक्ट वाज पास्ड इन। पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रग डेंजरस एक्ट कब आया था, ये आपका आया था 1930 में, है ना। तो पहला ऑप्शन आपका है 1932, यहाँ नहीं।
दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1930 में आया था। 1919 में क्या आया था? 1919 में पॉइजन एक्ट आया था। और 1955 में कौन सा आया था? देखिए दो चीज हुई थी। 1955 में आपका फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी। दूसरा मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट आया था आपका 1955 में। दो चीजें हुई, पहली इंडियन फार्माकोपिया पहली पब्लिश हुई थी, पहला एडिशन, और दूसरा क्या हुआ? मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट आया आपका। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको 1955 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर लिखा गया है मिस ब्रांडेड ड्रग्स आर। आपको बताना है कि मिस ब्रांडेड ड्रग्स कौन सी होती हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, मतलब कि ऐसी ड्रग्स जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ना हो, मतलब कि जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं उस हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड ना हो या लेबलिंग ना की गई हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका यूज एनी फिल्दी डिकम्पोज्ड और टॉक्सिक सब्सटेंस। तीसरा ऑप्शन है इंपोर्टेड अंडर अ नेम व्हिच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग या अनदर कंपनी। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन है मिस ब्रांडेड ड्रग्स के लिए ऐसी ड्रग्स जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेबल ना हो उनको हम मिस ब्रांडेड ड्रग कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमको मिस ब्रांडेड में, स्पूरियस में या फॉल्स ड्रग्स जो होती हैं या फिर एक और अलग एडल्ट्रेटेड ड्रग आता है टर्म। ठीक है, तो इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी सुनिए, देखिए पहला ऑप्शन हमने बता दिया कि मिस ब्रांडेड ड्रग के लिए है। मिस ब्रांडेड में एक और कंडीशन है कि अगर कोई ड्रग डैमेज है और उसको फिर हम कलर डाल दें उसमें या कोई कोटिंग कर दें उसके ऊपर, मतलब डैमेज को छुपाने के लिए, तो अगर ये एक्टिविटी की जाती है तब भी वो ड्रग क्या होगी? मिस ब्रांडेड के ही श्रेणी में आएगी। ठीक है, तो दोनों तरह की ड्रग क्या है? मिस ब्रांडेड ड्रग है। दूसरा ऑप्शन है जो आपका यूज्ड एनी फिल्दी डिकम्पोज्ड या सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, किसी दूसरे पदार्थ से किसी दूसरे पदार्थ को चेंज कर दिया जाए, है ना। सपोज जो हमारे लिए मेडिसिनल एक्टिव सब्सटेंस है वो महंगा है, लेकिन उसके जगह पर हमने क्या कर दिया? दूसरा प्रोडक्ट डाल दिया, हालांकि उसमें कोई मेडिसिनल एक्टिविटी नहीं है, मतलब हमने एडल्ट्रेट कर दिया, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट होगा आपका एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, एडल्ट्रेटेड ड्रग कहलाएगी। या अगर कोई कॉस्मेटिक होगा तो एडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझ लीजिए। ठीक है, कोई भी डिकम्पोज्ड या टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई अदर सब्सटेंस हम डाल दें जिनमें कोई भी मेडिसिनल एक्टिविटी ना हो या हो लेकिन कम हो। ठीक है, मतलब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ओरिजिनल मटेरियल से लोकल मटेरियल का, तो उसको हम बोलेंगे एडल्ट्रेटेड ड्रग या एडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका इंपोर्ट अंडर अ नेम व्हिच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, मतलब कि झूठ बोलना, मिथ्या छाप औषधियां, मतलब कि स्पूरियस ड्रग। अगर किसी ड्रग का नाम हमने बदलकर किसी दूसरे ड्रग के नाम पर रख दिया है, वो ड्रग एक्चुअल में नहीं है लेकिन हमने झूठा नाम रख दिया है दूसरे ड्रग का, या कोई कंपनी है ही नहीं और उस कंपनी से हम मार्केटेड बाय लिख रहे हैं, तो ये सारी की सारी जो ड्रग्स होंगी ये सारी की सारी मिथ्या छाप औषधियां होंगी या स्पूरियस ड्रग्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर है कि मिस ब्रांडेड क्या होती हैं, एडल्ट्रेटेड क्या होती हैं और स्पूरियस क्या होती हैं। ये समरी हम आपको दे रहे हैं एक तरह से। ठीक है, एक लाइन पढ़ के आपको आंसर देना है। ओके, तो ये हो गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन। अगला है 13 नंबर, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट वाज पास्ड इन। देखिए इसके बारे में हमने आपसे बात कर लिया है कि नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो नार्कोसिस कॉज करें, साइकोसिस कॉज करें। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, जैसे जितनी भी ड्रग आपकी हिप्नोटिक सेडेटिव्स में आती हैं या आपको भ्रम पैदा करने वाली ड्रग्स हैं, ये सारी की सारी क्या होंगी? नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस वाली ड्रग्स हैं। ठीक है, और ये एक्ट पास हुआ था 1985 में। तो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट कब पास हुआ था? 1985 में। कैसी ड्रग्स होती हैं? ऐसी ड्रग्स जो सीएनएस को डिप्रेस करती हूं, नार्कोसिस कॉज करती हूं, साइकोसिस कॉज करती हूं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स भी पिछली बार हम डिस्कस कर चुके हैं, डायazepam, नाइट्राजेपाम, फ्लोराजेपाम या ओपियम, मॉर्फिन, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, ये सारी क्या हैं? शेड्यूल एक्स की ड्रग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1985। चलिए दूसरे ऑप्शन जो हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 1995। तो 1995 में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का प्राइस क्या होगा इसको रेगुलेट करने के लिए डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आया था आपका, जो कि अमेंडमेंट हुआ 2013 में। ठीक है, तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर कब आया था? 1995 में, और इसमें अमेंडमेंट कब हुआ, बदलाव कब हुआ? 2013। ठीक है, तो नया वाला कौन सा है? डीपीसीओ 2013। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिया गया है। देखिए अब अगला है ऑप्शन आपका 2010। 2010 क्या है? हमने बताया था कि यहाँ पर जो 6th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया था वो पब्लिश की गई थी 2010 में। ठीक है, और 2013 हमने बताया था कि डीपीसीओ जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है उसमें अमेंडमेंट हुआ था 2013 में। ठीक है, तो चार ऑप्शन खत्म। अगला है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, मिनिमम एज इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फार्मासिस्ट। बताने की जरूरत है हमको, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि चार चीजें जरूरत होती हैं। पहला, डी फार्मा फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर भी आप पास होना चाहिए। और तीसरा, आपके पास
500 आवर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सीएचसी, पीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आप ले सकते हैं ये ट्रेनिंग। 3 महीने की ट्रेनिंग या 500 घंटे की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई। और चौथी चीज क्या है, 18 साल आपकी एज होना चाहिए, तभी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकते हैं, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप आराम से इनको याद रखना। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सिचुएटेड इन। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहां पर सिचुएटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सीडीएल कहा जाए या सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये कोलकाता में सिचुएट है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका कोलकाता, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कौन सा, CDRI, ये कहां सिचुएट है, ये लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन है आपका इज्जत नगर। इज्जत नगर में क्या है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, वहां पर वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर आपसे पूछा जाता है IVRI कहां पर सिचुएट है, तो वो हो जाएगा आपका इज्जत नगर। ठीक है, तो सभी को हमने डिस्कस कर लिया, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जितने बता रहे हैं बस केवल उसी पर फोकस कीजिए। ठीक है, एडिशनल आप जितना पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको एकदम लिख लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा करवाना पड़ेगा एक्चुअली। चलिए हम यहाँ पर इसको बोर्ड का सहारा ले लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मैच करना है। ठीक है, करेक्टली मैच करना है। यहाँ पर आपके बहुत सारे ईयर्स दिए गए हैं कि किस ईयर में कौन सा एक्ट लॉन्च हुआ, कौन सा एक्ट पब्लिश हुआ था या आया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सामने सामने ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि आपको हम एक तरह से समरी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपके जितने भी एक्ट आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम एक तरह से एक समरी आपको दे देंगे। आराम से एक चार्ट फॉर्म में आप तैयार कर लीजिए और आराम से इसको याद कर लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए ओपीएम एक्ट कब आया था, हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि 1878 में सबसे पहला एक्ट हमारा ओपीएम एक्ट आया था। ठीक है, काम क्या था इसका कि ओपीएम की खेती कैसे करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, क्या इसके ऊपर जो गवर्नमेंट एक्साइज लेगी, ये सारी चीजें डिसाइड होंगी किसमें, ओपीएम एक्ट में। ठीक है, पहले कोई और एक्ट नहीं था, तो ओपीएम की खेती वगैरह को रेगुलेट करने के लिए ओपीएम एक्ट आया। ठीक है, अंग्रेजों के जमाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक्ट आया पॉइजन एक्ट। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो पॉइजनस सब्सटेंस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए एक दूसरा एक्ट आया हमारा 1919 में। कौन से, 1919 ईयर में आया था ये आपका पॉइजन एक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेंजरस ड्रग एक्ट आपका आया था कब, 1930 में। ठीक है, एक ऑर्डर में हम चल रहे हैं। अगला है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो ये कब आया था, 1940 में, 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका आया था। ठीक है, फार्मेसी एक्ट कब आया था, 1948 में आया था। ठीक है, और रूल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आए थे, 1945 में आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम एक चार्ट बना लीजिए इसके बारे में। ठीक है, अगला है MTP एक्ट या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये कब आया था, 1971 में। देखिए भाई यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अभी कवर करेंगे थोड़ा सा, लेकिन जान लीजिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है। देखिए सपोज जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, या इसके कोई बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ हो, या हो सकता है किसी का रेप हो गया हो, या ऐसे केसेस आते हैं जो क्रिमिनल ऑफेंसेस रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी जो है रुक गई है, तो वहां पर एबॉर्शन कराने के लिए कौन कौन से रूल हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, कौन कौन से नियम फॉलो होना चाहिए, उन सबको इनलिस्ट किया गया है किस एक्ट में, MTP एक्ट में। आपका 1971 में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, अभी जस्ट बात किया था हमने, तो ये आया था कब, 1995 में। कब आया था, 1995 में आया था, और इसमें अमेंडमेंट कब हुआ, 2013 में। ठीक है, तो नया वाला एक्ट कौन सा है, 2013 वाला। ठीक है, अगला है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कौन से हैं, ऐसे एडवर्टाइजमेंट जिनको हम पब्लिश नहीं कर सकते, जो प्रोहिबिटेड है, जैसे कि कैंसर की कोई दवा हम बताएं कि हाँ यार कैंसर की दवा का हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो भैया प्रोहिबिटेड है, क्योंकि कैंसर क्या है, ये शेड्यूल जे की डिजीज है, मतलब कि इस डिजीज के लिए कोई भी ड्रग मतलब चैलेंज कर ही नहीं सकती, क्योर कर ही नहीं सकती। जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इनको कोई ठीक ही नहीं कर सकता। तो अगर आप किसी ऐसी ड्रग का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कब आया था, 1954 में। कब आया था, 1954 में आया था।
ठीक है। और ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज का मतलब क्या है, मतलब कि ऐसे लोग, उनको कंट्रोल करना है हमें यहाँ पर जो मंत्र के द्वारा, कवच के द्वारा, तिलिस्मी पत्थर के द्वारा यहाँ पर डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं। मतलब पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं, मंत्र फूंको डिजीज गायब, ऐसी चीजें उनको कंट्रोल करने के लिए इन लोगों के लिए वहां पर पनिशमेंट है, ऑफेंसेस हैं, पेनाल्टीज हैं, ये सारी चीजें किसमें हैं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, या कहते हैं इसको हम ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट, ठीक है। तिलिस्मास हैं, मंत्रास हैं, कवच हैं, इनके द्वारा अगर हम डिजीज को ट्रीट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो ये भैया क्या है, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट है। और ये किसमें आएंगे, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में आएंगे। मतलब अगर मंत्र के द्वारा इलाज करते हुए दिख गए भैया तो धर लिए जाओगे 2 साल के लिए, है। तो ये सारी चीजें थी। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपका। चलिए इसमें हम बोर्ड का सहारा नहीं लेते हैं, ऐसे ही आपको मैच करवा देते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगता है। देखिए तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ आपके शेड्यूल्स दिए गए हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, एक तरफ आपके शेड्यूल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ हमको लिखना है कि आखिर किस शेड्यूल में कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है, क्या प्रोविजन दिए गए हैं। ओके, तो आपका पहला शेड्यूल है शेड्यूल ए। तो शेड्यूल ए में हमने बताया क्या होता है, प्रोफार्मा फॉर वेरियस एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अगला है आपका शेड्यूल एच। तो शेड्यूल एच में ऐसी ड्रग्स आती हैं जो केवल और केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही अवेलेबल होती हैं और इसीलिए इनको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका शेड्यूल जी। तो शेड्यूल जी में कौन सी ड्रग्स आती हैं, ऐसी ड्रग की लिस्ट आती है जिनको कि केवल मेडिकल सुपरविजन में ही लेना चाहिए, अदरवाइज वो ड्रग आपके लिए डेंजरस हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बताया था हमने, एंटीहिस्टामिन्स हैं, हिस्टामिन्स हैं, या फिर आपका मेटफॉर्मिन है जो कि एंटी डायबिटिक है, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स शेड्यूल जी के अंतर्गत आती हैं। अगला ऑप्शन आपका C1। तो देखिए हमने C1 में बताया था कि नॉन इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स आते हैं। कैसे प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, नॉन इंजेक्टेबल्स होंगे। मतलब कि ओरल पोलियो वैक्सीन अगर बात कर रहे हैं तो क्या है वो C1 की है, ठीक है। अगर इंसुलिन इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, दोनों बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ही हैं, दोनों वैक्सीन्स हो सकती हैं, दोनों सीरम हो सकते हैं, एंटी सीरम हो सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि इंजेक्टेबल है या नॉन इंजेक्टेबल है। अगर इंजेक्टेबल है तो शेड्यूल सी में जाएगी, अगर C1 में आ रही है तो वो नॉन इंजेक्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका F2। देखिए हमने F के बारे में बात कर लिया था कि ब्लड बैंक अगर हमें रन करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स या प्रोविजंस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं F2 के बारे में। तो देखिए F2 में बहुत सारे सर्जिकल ड्रेसिंग्स जो हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स या प्रोविजंस दिए गए हैं। F3 आता है आपका, तो F3 में क्या होते हैं, अम्बिलिकल टेप्स जो होते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। अगला है आपका शेड्यूल M। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हमने बताया था आपको। शेड्यूल X नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट होते हैं। W वाला, W में क्या, मतलब कि ऐसी ड्रग्स जो जेनेरिक हो, जेनेरिक नेम से अवेलेबल हो मार्केट में, वो आती हैं सारी की सारी शेड्यूल W में। और अगर बात करें जेनेरिक की हो गई है तो पेटेंट की बात करना चाहिए हमको। तो शेड्यूल V के अंतर्गत ऐसी ड्रग्स आती हैं जो पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड्स रखती हैं। मतलब कि ऐसी ड्रग्स जो पेटेंट ड्रग होती हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या रिटेल प्राइस होगा, क्या उनका और सारे प्राइस होंगे। तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए शेड्यूल V के अंतर्गत बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 18 आपका, व्हिच शेड्यूल डिस्क्राइब स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। आपके 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है O, दूसरा ऑप्शन है B, तीसरा ऑप्शन है R और चौथा ऑप्शन है S। तो देखिए एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है O, मतलब कि डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये किस शेड्यूल में दिया गया है, शेड्यूल O में, ठीक है। देखिए शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल से कम 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये मान के रख लीजिए, ठीक है। तो इनको पढ़ना है आपको अच्छे से। शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, मतलब एक्सपायरी डेट की एनालिसिस हम कैसे करेंगे किसी ड्रग की, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं किसमें, शेड्यूल पी में, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, पी फॉर पीरियड, लाइफ पीरियड, ठीक है। अगला है शेड्यूल आर। तो शेड्यूल आर में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, मतलब कि लैटेक्स से, रबर से मिलकर बने होते हैं। इन सभी के लिए स्टैंडर्ड्स या प्रोविजंस दिए गए हैं। और एक आता है शेड्यूल R1, ठीक है। तो शेड्यूल R1 में क्या है, बहुत सारी जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि कॉपर टी, ठीक है, इनके लिए प्रोविजंस वहां पर दिए गए हैं, ओके। अगला है शेड्यूल S। तो शेड्यूल S में स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, किसके लिए स्टैंडर्ड्स है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए उनके लिए क्या प्रोविजंस है, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ये शेड्यूल S के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 आपका, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट इज नॉट क्योर्ड बाय एनी ड्रग्स आर गिवन इन शेड्यूल। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एकदम, स्टार मार्क कर लीजिए।
क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि ऐसी डिजीज जिनको हम ट्रीट नहीं कर सकते उनको हम किन शेड्यूल के अंतर्गत इनलिस्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है शेड्यूल जे। शेड्यूल जे के अंतर्गत अनट्रीटेबल डिजीज आती है, जैसे कि डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, ठीक है, कैंसर हो गया। जिन डिजीज को हम ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब उनके लिए कोई भी ड्रग ऐसी नहीं है जो चैलेंज करे कि इस डिजीज को हम ट्रीट कर देंगे, ये सारी किसमें आएंगी, शेड्यूल जे के अंतर्गत डिजीज आती है। ठीक है, अगला है शेड्यूल ई, बात करेंगे बाद में इसके। F2 के बारे में हम बात कर चुके हैं, F3 के बारे में भी बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, अ 12 वीक प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विद कंसेंट ऑफ। देखिए हमने अभी बताया था आपको कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आपका आया था 1971 में, ठीक है। किस लिए, एबॉर्शन वगैरह के केसेस जो थे उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स में क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, इन सभी के बारे में उस एक्ट के अंतर्गत डिस्कस किया गया था, है ना। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी है, ठीक है, 12 वीक की प्रेगनेंसी है, तो वहां पर कितने डॉक्टर की सहमति होना चाहिए अगर उसे हमें टर्मिनेट करना है, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, एबॉर्शन करना है हमें, तो कितने डॉक्टर की कंसेंट होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, दूसरा ऑप्शन है 2 RMP, तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, मतलब टर्मिनेट ही नहीं की जा सकती, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बी, जो कि है 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अगर कम टाइम की हो तब तो एक ही डॉक्टर काफी है, लेकिन 12 वीक है तो थोड़ा ज्यादा टाइम पीरियड है, इसलिए यहाँ पर 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साइन चाहिए वहां पर, ठीक है। तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर हमने कम से कम 100 क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए होंगे, है ना। तो आपको अब वेट कीजिए थोड़ा सा, मॉडल पेपर आपका जो सेकंड वाला आएगा पूरी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस हम कवर कर लेंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। देखिए अभी तक जितना कुछ हमने आपको बताया था, हमने बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आएंगे, ऑनलाइन पेपर होंगे, सब कुछ हो रहा है एज सच पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो कोई भी अनऑफिशियल चीज, कोई भी अनऑफिशियल स्टेटमेंट हम देंगे ही नहीं आपको, है ना। तो यहाँ पर जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं, जितने क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन पे आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना है, कोई भी डाउट है आपका, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज की मदद से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक प्लीज किया करें यार, यही एक चीज होती है जो हमें मोटिवेट करती है। अगर हमने आपको एक भी क्वेश्चन सही से समझा दिया हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं डिसलाइक होकर चले जाते हैं, पता नहीं क्या मतलब है। इतना अच्छा, इतनी मेहनत से हम आपको पढ़ा रहे हैं कि हर एक चीज आपको एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी यही चाहिए है केवल आप लोगों से। बाकी की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स। थैंक यू।